गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। क्लास 6, 7 और 8 में मुहावरे सिलेबस में है 1 to 20, 1 to 20। तो 1 to 20 हमको मुहावरे लर्न भी करने हैं और उसको समझना भी है एक एक मुहावरे को। मगर मैं आपको मुहावरे क्या होते हैं और कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसको लर्न करना होता है, मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो मुहावरे, हिंदी व्याकरण में मुहावरे वो होते हैं जो एक वाक्य ना होकर एक वाक्यांश होते हैं और इनको लगाने से, इनका प्रयोग करने से, मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करने से हमारा जो वाक्य है बहुत ही प्रभावशाली और स्पष्ट बन जाता है। और इसको इन हिंदी को व्याकरण में वाक्यों को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और इसी कारण हिंदी व्याकरण में कुछ मुहावरे व लोकोक्तियाँ हैं जो आपके 10th तक बोर्ड में आती हैं एग्ज़ाम में, जो आपको समझना है। और मुहावरे जो हैं, जैसे कि मैंने कहा पानी पानी होना, यानी कि आप समझ रहे होंगे मैम बोल रहे हैं पानी पानी होना, यानी बर्फ़ जो है पिघल कर पानी पानी हो गई। इसका तो शब्दों में अर्थ तो ये है कि पानी पानी होना, यानी कि पानी जो है निकल रहा है कहाँ से, पिघल करके बर्फ़ पिघल रही है तो इसलिए पानी निकल रहा है, तो ये पानी पानी होना। मगर ये नहीं है मुहावरे का, इसमें शाब्दिक यानी इसमें इस मुहावरे का अर्थ है पानी पानी होना, यानी कि लज्जित होना, शर्म आना। तो इसका वाक्य हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इस मुहावरे को कि रिया जो है, रिया की चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गई, यानी उसको बहुत ही चोरी पकड़ी गई इसलिए उसकी वो शर्म आई उसको और वो पानी पानी हो गई। यानी कि रिया जो है उसकी चोरी पकड़ते ही कि उसको पता चल गया कि मेरी चोरी पकड़ में आ गई है, तो वो उसको शर्म आई, यानी कि वो पानी पानी हो गई, यानी कि वो लज्जित हुई, शर्म आई उसको तो वो पानी पानी हो गई। मगर पानी पानी का अर्थ ये होता है कि आप सोचेंगे, आपके माइंड में यही जाएगा कि पानी पानी ये है कि बर्फ़ पिघली और पानी गई, मगर नहीं, मुहावरा है। इस तरह से मुहावरे जो है हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं वाक्यों के अंदर। अब वाक्यों के शुरू में भी कुछ मुहावरे जो हैं वाक्यों के शुरू में लगाए जाते हैं, कुछ मुहावरे वाक्यों के बीच में और कुछ मुहावरे वाक्यों के अंत में। जैसा वाक्य हम बनाते हैं ना अपने दिमाग से सोच के, उसी प्रकार से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरे की परिभाषा क्या होगी, जब कोई वाक्यांश एक से अधिक शब्द, वाक्य नहीं होता वो वाक्यांश होता है, और वाक्यांश एक या एक से अधिक शब्द अपने साधारण अर्थ से का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। यानी कि जैसे कि मैंने उदाहरण दिया पानी पानी होना, यानी कि आपका ये साधारण अर्थ ये है कि बर्फ़ पिघली और पानी पानी हो गई, मगर ये नहीं है। मैंने कहा था पानी पानी मुहावरे का अर्थ है यानी कि लज्जित होना, तो एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, दिख रहा है, बता रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मुहावरा। लज्जित होना इसका अर्थ है पानी पानी होना, यानी लज्जित होना, यानी कि वह वाक्यांश जो कम से कम 2 या 3 या 4 शब्दों में होकर एक साधारण अर्थ को नहीं बताकर एक विशेष अर्थ को बताते हैं और बोध कराते हैं, बोध कराना मतलब ज्ञान कराते हैं, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में मुहावरे क्यों जरूरी है, क्यों याद करते हैं हम मुहावरों को, और क्यों हमारे सिलेबस में होते हैं ये, और क्यों हम इनको लर्न करके और इसका अर्थ समझते हैं,
और इस अर्थ को समझ करके हम हिंदी व्याकरण में वाक्य बनाते हैं और वाक्यों में इसको प्रयोग करते हैं, इन मुहावरों को। तो आप देखिए अपने बुक में बहुत सारे आपके बुक में मुहावरे हैं और मुहावरों में से 1 to 20 आपके सिलेबस में है जो आपको लर्न करना है। और मुहावरों की विशेषताएं हैं कि ये सबसे पहले विशेषता ये है कि ये मुहावरा जो है वाक्य नहीं होता, पूरा वाक्य नहीं होता, बल्कि एक वाक्यांश होता है। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्वतंत्र रूप में कोई मतलब नहीं है। इसका प्रयोग बल्कि हम प्रारंभ में, वाक्य के बीच में, अंत में, कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको उपयुक्त लगे कि हमें हमारा वाक्य सही और शुद्ध इस प्रकार से बनेगा जब हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। और इसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। वैसे जैसे कि मैंने बताया, पानी पानी होना यानी कि आपके दिमाग में यही आएगा, पानी पानी, जगह जगह पानी पानी हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, या तो फिर आप इसका विशेष अर्थ यह है कि लज्जित होना। तो इसका विशेष अर्थ होता है। मुहावरे का तीसरी विशेषता ये है। और मुहावरे का प्रयोग क्यों करते हैं? मुहावरे का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हिंदी व्याकरण में हमारी जो भाषा है सुंदर, सरल और स्पष्ट, प्रभावशाली बने। और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण एक और देती हूँ मैं आपको कि ऊंची अंगूठा दिखाना, मुहावरा है अंगूठा दिखाना, यानी कि स्पष्ट इनकार करना, यानी कि मना कर देना। जब कोई व्यक्ति आपको काम करने के लिए मना करता है तो वो अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब तो ये भी सोच सकते हैं आप, चिढ़ाना, मगर हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ है कि ये साफ इनकार कर देना। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जब मैंने गरिमा से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना, यह आपका अंगूठा है और आप इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कि साफ इनकार करना। यानी कि हिंदी व्याकरण में इसका अर्थ है मुहावरा है ये, अंगूठा दिखाना का अर्थ स्पष्ट करो और वाक्य में इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। तो हम कैसे करेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे साफ इनकार करना। और दूसरा, इसका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हम एक अपने दिमाग से, अपने माइंड से वाक्यों को याद करने की जरूरत नहीं है। और वाक्य जब हम याद नहीं करेंगे तो अपने दिमाग से सोच के बनाना है। आपको क्या सोच के बनाना है कि गरिमा ने काम करने से इनकार करा, अंगूठा दिखा दिया, यानी कि मैंने गरिमा से सहायता मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी कि जो मुहावरा है वो वाक्य के अंदर प्रयोग में लाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि अंगूठा दिखाना यानी साफ इनकार करना। इस प्रकार से आपके बुक में काफ़ी सारे मुहावरे हैं और जिनका अलग अलग अर्थ है। और उन मुहावरों में से 1 to 20 जो है आपको लर्न करना है। 1 to 20 में से मैं आपको एक दो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना, अंधा व्यक्ति है, उसके पास लाठी है, साधारण शब्दों में ही अर्थ है, मगर व्याकरण के अर्थ में यानी कि ज्ञान कराता है, क्या बोध कराता है इसका अर्थ कि असहाय व्यक्ति को एकमात्र सहारा, यानी कि अंधे का सहारा कहाँ क्या है? लकड़ी, मगर लकड़ी से चलता है वो और हर जगह पे पहुंच जाता है लकड़ी के सहारे से। मगर इसका व्याकरण में प्रयोग है कि असहाय व्यक्ति के लिए सहारे की जरूरत, एकमात्र सहारा कोई भी, या तो उसका बच्चा या उसका पोता या कोई भी व्यक्ति, यानी लकड़ी, या एक असहाय यानी कि जिसको जो दिखाई नहीं देता हो, जिसका कोई भी सहारा नहीं है, उसका एकमात्र सहारा या तो लकड़ी हो गई या उसने किसी को बना रखा है वो। तो शरीर इसका वाक्य में आप प्रयोग कैसे करेंगे? वो है अंधे की लाठी होना यानी एक असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। रमाकांत अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी है यानी कि एकमात्र सहारा असहाय व्यक्ति का।
तो आपको समझ में आया होगा। और ये कि इस तरह से ईद का चांद होना। मैं ऐसे भी कहते हैं कि रोहन जो है आजकल बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरी होगी साधारण वाक्य और साधारण भाषा। जब मैंने ऐसे बोला, मुहावरा उसके अंदर रखा कि रोहन तो आजकल ईद का चांद हो गया है, यानी कि मैंने उसमें एक वाक्य का प्रयोग किया, वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया, ईद का चांद होना। ईद का चांद यानी कि बहुत कम दिखाई देना, यानी कि वो जो है ईद का चांद हो गया, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, या बहुत ही कम दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। तो अब आपने मुहावरे समझ लिए। 6, 7, 8 क्लास ऐसे ही मुहावरे आपको वाक्य को समझ के और उसका अर्थ समझ के लर्न करने हैं। अब है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ जैसे कि लोको मतलब लोक, जनता, इसका अर्थ है, और उक्ति मतलब कथन। लोकोक्तियाँ कैसे बनी हिंदी व्याकरण में? लोग यानी कि लोगों द्वारा प्राचीन काल से, बहुत ही प्राचीन काल से लोगों द्वारा कही गई जो वाक्य हैं, कहे गए जो शब्द हैं, उनको ज्यों का त्यों हम अभी तक हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। उनकी उक्ति मतलब कथन। लोकोक्तियाँ यानी कि कुछ उक्तियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं हिंदी व्याकरण में और भाषा में, हिंदी भाषा में, जो कि हम ज्यों की त्यों उनको बोलते हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि लोकोक्तियाँ भी 6, 7, 8 क्लास में आपके हैं, 10 तक आएगी बोर्ड में। लोकोक्तियाँ क्यों, जिनका प्रयोग कैसे किया जाए? किसी बात का समर्थन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसी को सीख देने के लिए, यानी कि कोई शिक्षा देनी है तो हम लोकोक्ति का प्रयोग मुहावरे में करते हैं। किसी पर व्यंग यानी कि हंसी मजाक करने के लिए, व्यंग करने के लिए, किसी बात का विरोध करने के लिए हम लोकोक्तियाँ का कि ये विरोध क्योंकि इन लोकोक्तियों और मुहावरे का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वाक्य में प्रयोग इसलिए करते हैं कि हिंदी को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए, ताकि उसका बोध यानी कि वाक्य का जो ज्ञान है वो हमको पूरा मिल सके। हाँ, किसी बात का विरोध करने के लिए, किसी को चेतावनी, वार्निंग, यानी इंग्लिश में वार्निंग बोलते हैं, किसी को चेतावनी देनी है तो हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। और किसी को व्यंग करने के लिए, किसी को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोकोक्तियाँ प्रयोग करते हैं। और लोकोक्तियाँ होती क्या है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि लोगों द्वारा, और उक्ति मतलब कथन, लोगों द्वारा प्राचीन काल से चले आ रहे शब्दों का हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि इसका अर्थ है दोहरा लाभ, यानी कि दोहरा लाभ वो है जो कि हमको दुगना लाभ हो रहा है, यानी कि आम के आम, गुठलियों के दाम। आम के आम, जब आप आम खाते हैं तो आपको गुठलियाँ भी दिखाई देती हैं और गुठलियाँ मिलती हैं आम के अंदर। तो इसमें ये कथन है, ये लोकोक्ति है कि आम से तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि आम खा रहे हैं हम, मगर गुठलियाँ भी हैं, उसकी बेकार नहीं है, उसको हम उस काम में ले सकते हैं, गुठलियों को फेंकना नहीं है, काम में ले सकते हैं। तो यानी कि साधारण शब्दों में मैंने इसका अर्थ ये बताया, मगर हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियों का अर्थ है इसका आम का आम, गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा यानी कि दुगना लाभ होना। कैसे? वाक्य प्रयोग। पुरानी पुस्तकें पढ़कर मैंने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली और उसके बाद पुस्तकें आधे दाम पर बेच दी, तो मुझे क्या हुआ? आम के आम, गुठलियों के दाम। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। जब मैं थी कक्षा 7th में, तब मैंने पुस्तकें पढ़ी, अपनी हर सब्जेक्ट की पुस्तकें पढ़ी और उसमें मैंने क्या रिजल्ट आया मेरा कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हुई। और फिर प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद वो पुस्तकें मैंने अपनी सहेली को दे दी
तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि मुझे जब मैंने वो पुस्तकें बेची तो मुझे वो पैसे भी मिले, उनके रुपए भी मिले, मुझे धन का लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोहरा लाभ हुआ। मैंने उन पुस्तकों से कितना लाभ कमाया, पहले पढ़ा भी उनको और फिर उनको बेचा तो मुझे मुझे पैसे और धन का लाभ हुआ। तो यानी कि दोहरा लाभ होना। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, हिंदी व्याकरण में क्या करना जरूरी है, इनको याद क्यों करते हैं, इनका अर्थ क्यों समझते हैं। इसी प्रकार से मुहावरे और इसी प्रकार से लोकोक्तियाँ, और आपको आपके अपने सिलेबस में इसको लर्न करनी है और लिख लिख के देखना है। और वाक्य का प्रयोग आप अपने शब्दों में कर सकते हैं, मगर वाक्य का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि वाक्य जो है शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध वाक्यों पे आपके सर्कल लग जाएगा और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। वाक्यों का प्रयोग करते समय शुद्धता का ध्यान रखना है कि वाक्य शुद्ध होना चाहिए, और ये वाक्य के अंत में भी लग सकते हैं और बीच में भी लग सकते हैं और शुरू में भी लग सकते हैं। तो आप इसको पढ़ो और समझो। थैंक यू।